हेलो स्टूडेंट, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में। और कैसे हैं बेटा आप सब लोग। प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने जरूर देखी होगी और उसमें आपने समझा होगा कि सॉल्यूशन क्या होता है और उसके कितने टाइप होते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की। कॉन्सेंट्रेशन टर्म माने तो एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को हम कैसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, उससे भी पहले बात करते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन होती क्या है सॉल्यूशन की। देखिए, जितना सॉल्यूट प्रेजेंट होता है सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के अंदर, उस अमाउंट को सॉल्यूट के उस अमाउंट को निकालने को, कैलकुलेट करने को ही हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। यानी कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब ये कॉन्सेंट्रेशन निकालते कैसे हैं, तो हमने क्या किया, कॉन्सेंट्रेशन टर्म आपकी जितनी भी है उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, टाइप ए एंड टाइप बी। किस बेस पर डिवाइड किया मैंने इनको? टाइप ए में हम पढ़ेंगे जो भी हमारी मास रिलेटेड हैं, जिनमें हम मास कैलकुलेट करेंगे, मतलब हम वहां पर सॉल्यूशन या सॉल्वेंट का मास लेंगे। ठीक है, तो टाइप ए में हमने कहा ये जो टाइप ए है वो हमारी कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म हुई? मास रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म हुई। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म में आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको क्या याद रखनी है बेटा, न्यूमरेटर में जब भी आप कोई भी एक्सप्रेशन लिखेंगे, कोई भी एक्सप्रेशन मतलब थोड़ी बहुत आपने 11th में भी पढ़ी है, जैसे मोलैरिटी की मैं बात करूं, मोलैलिटी की बात करूं, नॉर्मेलिटी की बात करूं, मास परसेंट की बात करूं, मोल फ्रैक्शन की बात करूं, ये जितनी भी हैं ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन, किसी भी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन निकालने के मेथड हैं। किसी भी सॉल्यूशन को की कॉन्सेंट्रेशन को हम इन मेथड से एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम मोल पर लीटर में कर सकते हैं, मोल पर केजी में कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सब को निकालने के लिए जब भी आप कोई भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ रहे हैं तो वहां पर न्यूमरेटर में हमेशा सॉल्यूट का मास आता है। सॉल्यूट का मास या सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स में भी बेटा ऊपर W ही होता है। नंबर ऑफ मोल्स जानते हैं ना, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ऊपर हमेशा क्या आएगा? सॉल्यूट आएगा। सॉल्यूट का वेट हो या सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हो, हमेशा न्यूमरेटर में सॉल्यूट आएगा और डिनोमिनेटर में बेटा सॉल्वेंट आएगा या फिर सॉल्यूशन आएगा। देखिए, सारे केसेस में सॉल्यूशन आएगा, केवल एक केस यानी कि जो मोलैलिटी है उसमें नीचे डिनोमिनेटर में हमेशा सॉल्वेंट आता है। एक बात का ध्यान रखेंगे कि जब हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को एक्सप्रेस करते हैं तो न्यूमरेटर में सॉल्यूट आता है और डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन आता है, एक्सेप्ट वन कॉन्सेंट्रेशन टर्म दैट इज मोलैलिटी, जिसमें डिनोमिनेटर में क्या आएगा बेटा? सॉल्वेंट आएगा। राइट, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को पढ़ना। तो हमने क्या कहा, मैंने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं आपकी, मास परसेंट हो गई, वॉल्यूम परसेंट हो गई, मोल फ्रैक्शन हो गया, मोलैलिटी है, मोलैरिटी है, नॉर्मेलिटी है, पीपीएम है। इन सबको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक है टाइप ए एंड दूसरी कैटेगरी होगी हमारी टाइप बी। टाइप ए में हम पढ़ेंगे मास रिलेटेड, इसका मतलब जहां पर हम सॉल्यूशन या सॉल्वेंट का मास कंसीडर करते हैं। देखिए, फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो पहला हमारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म एक्सप्रेस करने का मेथड है मास परसेंट। ठीक है, मास परसेंट इसको लिख सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं W/W परसेंट। राइट, तो मास परसेंट क्या होता है, इसमें मैंने आपको क्या बताया, न्यूमरेटर में हमेशा सॉल्यूट होगा और डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन होगा। राइट, तो मास ऑफ सॉल्यूट, अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं, परसेंट W/W का मैं फॉर्मूला लिखूं तो क्या आएगा? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100। याद रखेंगे दोनों चीजें ग्राम में होगी। सॉल्यूट का मास भी बेटा ग्राम में है और सॉल्यूशन का मास भी क्या है, यहाँ पे ग्राम में दिया हुआ है। ठीक है, या आप इसे एक और तरीके से एक्सप्रेस कर लेते हैं। देखो, मैं सॉल्यूट को A मान रही हूँ, सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में हम यही रखेंगे, आपकी मर्जी, आप कुछ भी मान लो। मैंने सॉल्यूट को A माना और सॉल्वेंट को B। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। अगर मुझे मान लो सॉल्वेंट का मास दिया हुआ और सॉल्यूट का मास दिया हुआ है, सॉल्यूशन का नहीं दिया हुआ, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप जानते हैं कि जो सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन का मास होगा वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास का सम ही तो होगा। गॉट इट? तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, परसेंट W/W निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनता है, या तो आपको परसेंट W/W निकालने के लिए आ जाएगा, या फिर आपको ये कह देगा व्हाट इज द मीन ऑफ 5% ग्लूकोज, ग्लूकोज की स्पेलिंग गलत लिखी मैंने, ग्लूकोज सॉल्यूशन, अरे यार, ग्लूकोज सॉल्यूशन, ठीक है, ब्रैकेट में इसने कहा एक्वस। कल हमने बात की थी एक्वस सॉल्यूशन वो होते हैं जिनमें जो सॉल्वेंट होता है वो वाटर होता है, ठीक है। 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, 5% बाय मास ग्लूकोज सॉल्यूशन इसने दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 5 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बेटा 100 ग्राम ऑफ वाटर नहीं है, इसका मतलब 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है। वाटर प्लस ग्लूकोज का जो सॉल्यूशन है उसके अंदर ग्लूकोज कितना है, 5 ग्राम है। तो अगर हमें 5% उसने दिया, 20% उसने दिया, 25% उसने दिया, तो हमें क्या पता चलता है उससे, हमें उससे सॉल्यूट का मास पता चल जाता है और हमें सॉल्वेंट का मास पता चल जाता है, सॉरी सॉल्यूशन का मास पता चल जाता है। ये सॉल्यूशन का मास है और ये सॉल्यूट का मास है। गॉट इट? ये समझ में आ गया? बहुत इजी सा टॉपिक था ये, है ना। इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं इस पे। मैं पहले क्वेश्चन यहाँ लिख देती हूँ। इसमें हमें कहा है 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज, glucose are dissolved in 2 liter of solution, are dissolved in 2 liter of solution, ठीक है। ये कह रहा है 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन और डेंसिटी की हमें जरूरत नहीं है, यहाँ पे परसेंट W/W बताना है। क्या बताना है, परसेंट W/W बताना है। चलिए करते हैं। देखिए सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते हो वहां पे आप ये देख लिया करो कि गिवन क्या क्या है। पहले आप लिखा करो क्या क्या दिया हुआ है, फिर कौन सा फॉर्मूला वहां आएगा, फिर फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। चलिए हमें दिया हुआ है n = 5 मोल और हमें दिया हुआ है यहाँ पे किसके मोल्स हैं, ये ग्लूकोज के, तो ग्लूकोज के मोलर मास की भी जरूरत पड़ेगी। ग्लूकोज का मोलर मास बेटा 180 होता है ग्राम पर मोल, ठीक है। क्या होता है, 180 होता है। और हमें सॉल्यूशन का डिसॉल्व्ड इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें दे रखा है 2 लीटर। वेट ए मिनट, हमें डेंसिटी नहीं दे रखी है क्या, हमें इससे डेंसिटी भी देनी चाहिए थी। हाँ क्वेश्चन में हमें डेंसिटी भी दे रखी है बेटा सॉल्यूशन की, दैट इज 1.5, यहां लिख लेती हूं मैं, डेंसिटी इज इक्वल टू 1.5 ग्राम पर ml। ओके, डेंसिटी दे रखी है 1.5 ग्राम पर ml। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे, हमें परसेंट W/W पूछा है, तो अगर मैं परसेंट W/W का फॉर्मूला लिखूं तो क्या फॉर्मूला है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब मेरे पास वेट ऑफ सॉल्यूट है क्या, है वेट ऑफ सॉल्यूट, नहीं है तो आ जाएगा क्योंकि मेरे पास n और मोलर मास है। n इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन मोलर मास, तो मुझे W कहां से मिल जाएगा, n इंटू मोलर मास से मिल जाएगा। बताओ तो क्या हो जाएगा, 180 इंटू 5, 180 इंटू 5, दिस इज द W ऑफ सॉल्यूट, राइट। अब मुझे सॉल्यूशन का मास चाहिए, सॉल्यूशन का मास तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास तो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, तो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, डेंसिटी है सॉल्यूशन की, तो क्या मैं इसका मास निकाल सकती हूँ, बिल्कुल निकाल सकती हूँ। फॉर्मूला क्या लगाऊंगी,
फॉर्मूला लगेगा डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मुझे मास चाहिए सॉल्यूशन का, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है? 1.5 है। किसमें है बेटा डेंसिटी? ग्राम पर ml में है। डेंसिटी किसमें है? ग्राम पर ml में है। तो वॉल्यूम मेरे पास किसमें है? लीटर में है। यूनिट आपको सेम रखनी होती है। इसको मैं यहीं पे चेंज कर लूं, 2000 ml हो जाएगा। 2000 ml हो जाएगा 2 लीटर का। तो 1.5 इंटू 2000 क्या हो जाएगा? 3000 ग्राम मेरे पास क्या आ गया? सॉल्यूशन का मास आ गया। 3000 ग्राम क्या आ गया? सॉल्यूशन का मास आ गया, है ना? 3000 ही आएगा ना? यस। अब आप क्या करेंगे? आपके पास सॉल्यूट का मास आ गया, आपके पास सॉल्यूशन का मास आ गया, यहां पर 100 छूट गया था, इनटू 100, ठीक है? और 3 6 जा 18, 30% आंसर आ गया। यहाँ पे क्या आंसर आ गया? 30%। तो जो 5 मोल ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व है 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, कितना परसेंट W/W है इसका? 30% W/W है इसका। ये आंसर हो गया, राइट। जल्दी से इस क्वेश्चन को कॉपी करें, फिर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म को। नेक्स्ट है हमारा मोल फ्रैक्शन। क्या होता है मोल फ्रैक्शन? एक्चुअली मोल फ्रैक्शन इट इज अ रेशियो, ये एक रेशियो होती है। इट इज अ रेशियो ऑफ moles of one component to the moles of all the components present in the solution. Present in the solution. This is the definition of a mole fraction. क्या डेफिनेशन हुई? एक कंपोनेंट और जो टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट का जो रेशियो है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन कहते हैं। बेटा हम तो बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, उसमें 2 ही कंपोनेंट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो ये कहना चाह रहा है, मोल फ्रैक्शन को पहले मैं यहाँ पे बता दूं, काई से शो करता है। ये एक ऐसा स्टाइलिश सा एक्स की तरह होता है, काई से शो करते हैं। तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट का निकाला जाता है, तो यहाँ 2 ही कंपोनेंट है, तो सॉल्यूट है या फिर सॉल्वेंट है। तो मैं सॉल्यूट का पहले मोल फ्रैक्शन आपको बताती हूँ कैसे निकालते हैं। मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स, डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। देयर आर ओनली 2 कंपोनेंट, 1 इज सॉल्यूट प्लस 1 इज सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट है उनके नंबर ऑफ मोल्स को ऐड कर दो। दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। किसका मोल फ्रैक्शन आया? सॉल्यूट को। मैंने पहले ही बोल दिया, मैं सॉल्यूट को A मान रही हूँ, सॉल्वेंट को B मान रही हूँ। आपकी चॉइस है, आप X Y कुछ भी मान सकते हो, ठीक है? समझ आ गया? अगर नंबर ऑफ मोल्स आपको नहीं दिए हुए हैं, आपको वेट दे रखा है, तो आप ये क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू W अपॉन मोलर मास। ये सॉल्यूट के हैं बेटा, डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट के का वेट अपॉन सॉल्वेंट का मोलर मास, ठीक है? ये एक दूसरा फॉर्मूला हो गया। तो ये हमने क्या निकाला? ये हमने निकाला सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। अगर सॉल्वेंट का निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जिसका निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, राइट? अब ये इसका नाम क्या है? मोल फ्रैक्शन। एक में से ही चीजें जा रही हैं, इसका मतलब मोल फ्रैक्शन 1 से कम ही आएगा। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकालो या सॉल्वेंट का निकालो, आंसर 1 से कम आना चाहिए, बिकॉज काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1। अगर आपने काई ए निकाल लिया, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, तो 1 में से माइनस करके आप सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। गॉट इट? समझ में आ गई ये चीज? इसे कहते हैं मोल फ्रैक्शन। इस पर न्यूमेरिकल हम करेंगे, लेकिन कंबाइंड एक न्यूमेरिकल कर लेंगे जिसमें हमारी सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आ जाएंगी। पहले हम फटाफट अगली अपनी कॉन्सेंट्रेशन टर्म करते हैं, जो कि हमारी मास रिलेटेड है, और वो हमारी टर्म है मोलैलिटी। मोलैलिटी की बात कर लेते हैं। मोलैलिटी, मोलैलिटी, मोलैलिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। क्या होती है मोलैलिटी?
number of moles of solute present in 1 kg of solvent is called molality. देखिए मोलालिटी ही एक ऐसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है बेटा जिसके डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट आएगा, बाकी सब में सॉल्यूशन आ रहा है, बाकी सब में सॉल्यूशन आ रहा है, बाकी सब में सॉल्यूशन आ रहा है, पीछे वाली में भी सॉल्यूशन था, आगे की सारी पढ़ोगे सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन ये एक ऐसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जिसके डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट मिलेगा, ओनली यही है एक ऐसी। ठीक है, डेफिनेशन क्या हुई? नंबर ऑफ moles of solute present in 1 kg of the solvent। तो क्या बन गया फॉर्मूला? मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर ये ग्राम में दे रखा है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आपको आता है, ये मोलालिटी हो गई। अच्छा, यहाँ ये जो पीछे हमने वैल्यू निकाली थी, इट इज अ रेशियो, मोल फ्रैक्शन इज रेशियो, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होगी, लेकिन यहाँ तो मोल, यहाँ पे तो यूनिट होगी मोलालिटी की। तो क्या यूनिट आ जाएगी मोलालिटी की? भाई ये मोल है और ये केजी है, यूनिट क्या आ जाएगी? मोल पर केजी, दिस इज द यूनिट ऑफ मोलालिटी। ओके, ठीक है। अब हमारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो हमारी अगली है वो है पीपीएम। पीपीएम, पीपीएम की फुल फॉर्म क्या है? पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन में आप निकाल रहे हो किसी चीज को, मिलियन के अंदर से आप एक छोटी सी वैल्यू निकाल रहे हो, तो जो पीपीएम होता है, पहली बात ये ट्रेसेस में जो अमाउंट प्रेजेंट होता है ना, उनकी कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि वाटर के अंदर कितना क्लोरीन प्रेजेंट है, ट्रेसेस में प्रेजेंट होगा, पेस्ट के अंदर कितना फ्लोराइड कंटेंट प्रेजेंट है, जो चीजें ट्रेसेस में प्रेजेंट होती हैं उनके लिए, उनको उनकी कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। ओके, पार्ट्स पर मिलियन में क्या फॉर्मूला होता है बेटा? वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय ऑल कंपोनेंट, वेट ऑफ ऑल द कंपोनेंट, सॉल्यूशन ही हो गया ऑल द कंपोनेंट, इनटू 10 की पावर 6। यहां पर अभी तक जब आप कॉन्सेंट्रेशन टर्म परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू निकाल रहे थे, वहां पे आप 100 में निकाल रहे थे, परसेंटेज निकाल रहे थे, यहाँ पे आप मिलियन में निकाल रहे हो, तो बस 10 की पावर 6, 100 की जगह क्या आ गया? 10 की पावर 6 आ गया। 100 की जगह क्या आ गया बच्चे? 10 की पावर 6 आ गया। नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट है ना, ऊपर सॉल्वेंट भी हो सकता है, हम सॉल्वेंट का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि सॉल्वेंट बेटा ज्यादा क्वांटिटी में होता है, सॉल्यूट कम क्वांटिटी में होता है, इसीलिए हम सॉल्यूट को प्रेफरेबली ऊपर रखते हैं, क्योंकि ट्रेसेस की वैल्यू, ट्रेसेस में जो वैल्यू होगी वो सॉल्यूट की होगी। तो क्या हुआ? पीपीएम क्या हो गया? पार्ट्स पर मिलियन। अच्छा, कभी कभी ना आपको कह देता है पार्ट्स पर बिलियन, समझ रहे हो मेरी बात? पार्ट्स पर बिलियन कह देगा तो क्या कर दोगे? 10 की पावर 6 की जगह क्या हो जाएगा? 10 की पावर 9 हो जाएगा, वो आपको पता है, आप कर लोगे। ठीक है, पार्ट्स पर बिलियन कह देगा तो 10 की पावर 9 हो जाएगा, पार्ट्स पर मिलियन कह रहा है 10 की पावर 6 हो जाएगा। तो दीज आर द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स विच आर मास रिलेटेड, जिसमें आप मास की बात कर रहे हो, 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 सॉल्यूशन हो या सॉल्वेंट, उसके मास की बात कर रहे हो, दीज आर मास रिलेटेड। तो मास रिलेटेड आपने जो चारों टर्म पढ़ी हैं उनके लिए क्या एक स्पेशल बात है कि these are temperature independent, these are temperature independent। अगर आप टेम्परेचर में कोई चेंज करते हो तो ये वाली जितनी भी चारों कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? these concentration terms are temperature independent। समझ में आया मैंने दो ग्रुप में क्यों डिवाइड किया? मास रिलेटेड वाली सारी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, और अभी जो हम वॉल्यूम रिलेटेड पढ़ेंगे वो बेटा होंगी आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो चलिए, पहली हमारी जो टर्म है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, वो टाइप बी के अंदर, टाइप बी के अंदर हमारी पहली कॉन्सेंट्रेशन है परसेंट वी बाई वी, परसेंट वॉल्यूम। जैसे आपने परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू किया था, यहाँ पर क्या है? परसेंट डब्ल्यू बाई सॉरी वी बाई वी, इसे हम वॉल्यूम परसेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉल्यूम परसेंट कहते हैं।
परसेंट वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है, या फिर परसेंट W V बाई V कहते हैं। फॉर्मूला क्या आएगा? एक्सक्यूज मी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हर बार बोल रही हूं बेटा सॉल्यूशन आएगा एक्सेप्ट मोलैलिटी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, वॉल्यूम भी ml में है, या फिर आप क्या कह सकते हैं VA प्लस VB इंटू 100, दिस इज द परसेंट V बाय V। अच्छा, कुछ केसेस में आपको ये भी देखने को मिला है परसेंट W बाई V, ये भी मिलता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सॉल्यूट का तो मास लेंगे लेकिन सॉल्यूशन का वॉल्यूम आएगा इंटू 100, राइट, दिस इज द फॉर्मूला। ये क्लियर हो गया? अब हमारी नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म दैट इज मोलैरिटी, बहुत बार आप पढ़ते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, स्मॉल m से डिनोट करते हैं मोलैरिटी। वो मोलैलिटी थी, ये मोलैरिटी है। मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। हमने कहा ये वॉल्यूम रिलेटेड टर्म है, तो यहां पर जो सॉल्यूशन होगा डिनोमिनेटर में सब में वॉल्यूम आएगा, ठीक है, सब में वॉल्यूम आएगा। उधर मास आ रहा था, यहां पर वॉल्यूम आएगा। अब सारे फॉर्मूले में देखेंगे क्या आएगा बेटा, वॉल्यूम आएगा डिनोमिनेटर में, मास नहीं आएगा, वॉल्यूम आएगा, इसीलिए ये वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स पढ़ रहे हैं। मोलैरिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, तो फॉर्मूला क्या हो गया, N/V इंटू इन लीटर, यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर, ठीक है, दिस इज मोलैरिटी। इट इज ऑल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, राइट। थर्ड, इसको मैं थर्ड ना कह के मैं इसको थर्ड नहीं कहूंगी यहाँ पे, इसी के ही एक क्या कह सकते हैं कि एक फॉर्म है जिसे हम कह रहे हैं फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी क्या होती है? अच्छा, जब हम क्लास 11th में पढ़ रहे थे मोलर मास, आपने मोलर मास पढ़ा था, मॉलिक्यूलर मास पढ़ा था, आपने वहां पे फॉर्मूला मास भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? फॉर्मूला मास पढ़ा था। फॉर्मूला मास क्या होता है? फॉर्मूला मास क्या होता है? जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, आयनिक सॉलिड होते हैं, जैसे कि NaCl हो गया आपका, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, इस तरह के जितने भी आयनिक सॉलिड होते हैं ना, इनके मोलर मास को मोलर मास ना कह के फॉर्मूला मास कह देते हैं। निकालने का तरीका बिल्कुल वही है कि भाई आपने सोडियम के मास को और क्लोरीन के मास को, क्लोराइड के मास को ऐड करना है, ठीक है, 23 प्लस 35.5 यही करना है आपने। लेकिन इसको मोलर मास ना क्या कह के हम क्या कहते हैं, फॉर्मूला मास कहते हैं। मतलब हम इसको एक प्रिविलेज दे रहे हैं, अलग नाम दे रहे हैं, तरीका सेम है, अलग नाम क्यों दे रहे हैं? बिकॉज दीज आर आयनिक कंपाउंड, तो एक पहचान हो जाती है कि ओके दीज आर आयनिक कंपाउंड, है ना। तो हम इसको फॉर्मूला मास कहते हैं, मोलर मास ना कह के। तो जब आप मोलर मास से निकाल रहे हो दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी, जब आप फॉर्मूला मास से निकाल रहे हो दैट इज कॉल्ड फॉर्मेलिटी, ठीक है। तो फॉर्मेलिटी किए बिना जल्दी से लिखते हैं, इसका फॉर्मूला सेम होगा, सेम होगा, डिफरेंस कहाँ आएगा? यहां पर जो नंबर ऑफ मोल्स है यहां लिखोगे W अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम इन लीटर। यहां क्या लिखोगे? W अपॉन फॉर्मूला मास इंटू वॉल्यूम इन लीटर। बस यही डिफरेंस है, सिर्फ नाम का डिफरेंस है। बस आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई फॉर्मेलिटी किसके केस में निकाल रहे हो, आयनिक सॉलिड के केस में उसको फॉर्मेलिटी कह रहे हो, मोलैरिटी को फॉर्मेलिटी कह रहे हो। बाकी सारी चीजें सेम है, फॉर्मूला सेम है, एवरीथिंग, इसीलिए मैंने इसको अलग नंबर ही नहीं दिया। नेक्स्ट थर्ड है हमारा नॉर्मेलिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मेलिटी कैपिटल N से शो करेंगे। नाम एकदम ऐसे आ रहे हैं ना, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, एक जैसे से नेम आ रहे हैं सारे। तो क्या होता है नॉर्मेलिटी? नॉर्मेलिटी है नंबर ऑफ मोल्स की जगह, जैसे मोलैरिटी आप पढ़ रहे थे वहां पे क्या कह रहे थे, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहां पे आप क्या कह रहे हो नॉर्मेलिटी के केस में, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। बस यही डिफरेंस है, नंबर ऑफ ग्राम
इक्विवेलेंट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स की जगह ग्राम इक्विवेलेंट लिखना है, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। इसकी यूनिट भी यही हो जाएगी, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर। यूनिट भी बेटा यही हो जाएगी। अब मैम ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है और इसको कैसे निकालेंगे? देखिए, नंबर ऑफ मोल्स को कैसे निकालते थे? W अपॉन मोलर मास से निकालते थे। नंबर ऑफ मोल्स, नाम क्या आ रहा है? नंबर ऑफ मोल्स, तो W वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स, मोलर मास नीचे आ गया। ठीक है, अब यहां पर क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट। इसको कैसे निकालेंगे बेटा? इसको निकालेंगे, मैं यहां लिख रही हूं उसको ग्राम, चलो यहां लिखते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट को मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, W ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास नहीं आएगा, इक्विवेलेंट मास आएगा, इक्विवेलेंट वेट आएगा। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट ये सॉल्यूट का है। मैं बार बार कहती हूँ कि जो न्यूमरेटर में सब सॉल्यूट की कहानी चलती है, चाहे नंबर ऑफ मोल्स हो, चाहे आपके वेट ऑफ सॉल्यूट हो, चाहे आपका ग्राम इक्विवेलेंट हो, सब सॉल्यूट है ऊपर। डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन है एक्सेप्ट मोलैलिटी, राइट? तो क्या हो जाएगा? W ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। मैम अब इक्विवेलेंट वेट भी नहीं पता, कैसे निकालना है, कैसे निकाला जाता है इक्विवेलेंट वेट? ठीक है, इक्विवेलेंट वेट हम निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट हम निकालेंगे, इसमें मोलर मास यूज करेंगे, मोलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूट अपॉन एन फैक्टर, एन फैक्टर। अब एक और चीज आ गई, अब ये एन फैक्टर क्या है? स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। देखो, पहला फॉर्मूला नॉर्मेलिटी में ये याद करो, है ना? नॉर्मेलिटी का ये फॉर्मूला बिल्कुल इसके जैसा, बस नंबर ऑफ मोल्स की जगह ग्राम इक्विवेलेंट, राइट? ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे? वेट अपॉन मोलर मास। यहाँ पे निकालोगे वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे? ये थर्ड फॉर्मूला यूज करोगे, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब एन फैक्टर कैसे निकालोगे? एन फैक्टर के लिए बेटा, एन फैक्टर क्या होता है? किसी बेस की एसिडिटी, किसी बेस की एसिडिटी, बेस की एसिडिटी क्या होती है? बेस में जितने OH रिप्लेसेबल होते हैं वो उसकी एसिडिटी होती है। बेस की एसिडिटी होती है और एसिड की बेसिसिटी होती है। एसिड के अंदर जितने H रिप्लेसेबल होते हैं, है ना, उनको हम क्या कहते हैं? उस एसिड की बेसिसिटी कहते हैं। जैसे HCl, HCl के अंदर एक H रिप्लेसेबल है तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी? 1। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, इसकी एसिडिटी होगी और कितनी होगी? 2 OH रिप्लेसेबल है, 2। ठीक है, तो ये हो गई एन फैक्टर। क्या आएगा? एसिडिटी होगा या फिर बेसिसिटी या फिर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, बेटा ऑक्सीडेशन रिडक्शन की रिएक्शंस होती हैं, उसमें चेंज जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर में, वो भी एन फैक्टर की तरह काम करता है। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं। अब एक चीज यहां से बहुत अच्छी निकल के आ रही है, वो मैं आपको यहां पे करके दिखाती हूँ। यहां तक नोट हो गया होगा आई थिंक, यहां करके दिखाती हूँ वो क्या चीज है। अगर मैं नॉर्मेलिटी का एक कंप्लीट फॉर्मूला लिखूं, नॉर्मेलिटी का कंप्लीट फॉर्मूला लिखूं, कंप्लीट इन द सेंस कि अगर मैं ग्राम इक्विवेलेंट को भी ब्रेक कर दूं, ग्राम इक्विवेलेंट की जगह W ऑफ सॉल्यूट लिख लूं। ठीक है, W ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट वेट की जगह मैं लिख रही हूं मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, तो एन फैक्टर तो ऊपर आ जाएगा, राइट? और ये पूरी चीज क्या हो गई? ग्राम इक्विवेलेंट हो गया। ये पूरी चीज क्या हो गई? ग्राम इक्विवेलेंट हो गया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, राइट? अब मोलैरिटी का फॉर्मूला देखो बेटा, W अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन लीटर। W अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन लीटर, इसका मतलब ये तो मेरा मोलैरिटी है, ये तो मेरा मोलैरिटी है, इसकी जगह मोलैरिटी लिख सकती हूँ। तो N इज इक्वल टू होता है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, नोट करेंगे, इसको नोट करेंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी दे रखी है, मोलैरिटी पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे? एन फैक्टर से डिवाइड कर दोगे। अगर आपको नॉर्मेलिटी पूछ रहा है, मोलैरिटी दे रखी है, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर कर दोगे, राइट?
तो ये नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी और एन फैक्टर में ये रिलेशन होता है, एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट रिलेशन, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। राइट, यहां तक समझ में आ गया। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, हमने ये 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ी इन केस ऑफ वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स। ठीक है, वॉल्यूम रिलेटेड में पढ़ी हमने, और वॉल्यूम रिलेटेड में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, इट इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी, दीज आर टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। यानी कि आप टेम्परेचर अगर चेंज करते हो, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो किसी सॉल्यूशन का, उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है, उसके मॉलिक्यूल एक्सपैंड हो जाते हैं, वॉल्यूम उसका थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो जो आपकी मोलैरिटी निकल कर आएगी टेम्परेचर बढ़ाने पर वो कुछ अलग आएगी, है ना। तो इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में कौन सा ज्यादा अच्छा मेथड है कॉन्सेंट्रेशन निकालने का। बेटा मोलैलिटी इज अ बेटर मेथड देन मोलैरिटी। क्यों? क्योंकि मोलैलिटी इज अ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, आप टेम्परेचर कुछ भी करें वेट चेंज नहीं होता है, लेकिन जो मोलैरिटी है दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो इस पर हम विश्वास नहीं कर सकते, है ना, ये लुढ़क रहा है टेम्परेचर बढ़ाने पे। तो हमें क्या कहना है कि जो मोलैलिटी है दैट इज अ बेटर मेथड देन मोलैरिटी। हाँ जी, तो 2 फॉर्मूले हैं, एक है M1V1 इज इक्वल टू M2V2, इसे कहते हैं हम डाइल्यूशन फॉर्मूला। ये डाइल्यूशन का फॉर्मूला है। आपके पास कोई सॉल्यूशन है, उसकी कुछ मोलैरिटी आपको दे रखी है क्वेश्चन में और उसका वॉल्यूम दे रखा है, अगर आपने उसके अंदर वाटर ऐड कर दिया, उसे डिल्यूट कर दिया, तब उसकी रिजल्टेंट मोलैरिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो वहां पर आप ये डाइल्यूशन फॉर्मूला लगाओगे, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, वेयर M1 इज द मोलैरिटी इन इनिशियल स्टेट, V1 इज द वॉल्यूम इन इनिशियल स्टेट। आफ्टर डाइल्यूशन मोलैरिटी क्या होगी और वॉल्यूम क्या हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपके पास 2 लिक्विड हैं, आपने उन दोनों को मिला दिया, पहले की आपको मोलैरिटी और वॉल्यूम पता है, दूसरे की मोलैरिटी और वॉल्यूम पता है, दोनों को मिलाने पर मोलैरिटी, फाइनल मिक्सचर की मोलैरिटी क्या होगी, उसको निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। दिस इज कॉल्ड मिक्सचर फॉर्मूला। ठीक है, ये मिक्सचर के लिए फॉर्मूला है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, M1V1 पहले को और दूसरे को मिलाया, जिसकी सर्टेन मोलैरिटी और वॉल्यूम दे रखा था, दूसरे की सर्टेन मोलैरिटी और वॉल्यूम दे रखा था, तीसरे की मोलैरिटी पूछी है तो इसको फाइनल मोलैरिटी आप कह लो, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम तो V1 प्लस V2 ही होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूले और आपको याद करने हैं। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमारी कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यूज हो जाएंगी। हमें इसने कहा है कि 30 ग्राम ऑफ यूरिया डिजोल्व इन 45 ग्राम ऑफ वाटर, डिटरमाइन % W/W, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। चलिए देखते हैं दिया क्या हुआ। हमें W यूरिया दिया हुआ है, सॉल्यूट हमारा यहाँ पर यूरिया है, इसको हमने सॉल्वेंट वाटर के अंदर डिसॉल्व किया हुआ है। तो मुझे सॉल्यूट का मास दे रखा है दैट इज 30 ग्राम, मुझे सॉल्वेंट का मास दे रखा है दैट इज वाटर, एंड ये है 45 ग्राम। %W/W पूछा, यूरिया का भी यहीं पे मोलर मास की भी बात कर लें क्या, कर लेते हैं। मोलर मास 60 होता है यूरिया का। भाई 1-2 के तो याद कर लो, NaOH का याद कर लो, यूरिया का याद कर लो, ग्लूकोज का याद कर लो, सुक्रोज का याद कर लो, ये चारों बहुत ज्यादा मिलते हैं आपको, है ना। 180 ग्लूकोज का है, 342 सुक्रोज का है, 40 आपका NaOH का है, मोलर मास यूरिया का 60 है। नहीं तो आप निकाल लो, है ना, फॉर्मूला आपको पता है, यूरिया का होता है NH2CONH2। नाइट्रोजन के मोलर मास, एटॉमिक मास, हाइड्रोजन के एटॉमिक मास, कार्बन और ऑक्सीजन के ऐड करोगे 60 आ जाएगा। चलिए पहला पार्ट है हमारा %W/W। क्या कर चाहिए हमें, इसमें फॉर्मूले में होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मूला लिखा करें, फॉर्मूला लिखेंगे एग्जाम में, आपको स्पेशली बोर्ड में फॉर्मूला लिखना है बेटे, फॉर्मूले के भी नंबर मिलते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू करें। तो भाई वेट ऑफ सॉल्यूट तो मुझे दे रखा है दैट इज 30 ग्राम, सॉल्यूशन का वेट तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का वेट तो पता है, दोनों को मिलाकर ही तो सॉल्यूशन बनता है। तो 30 + 45 हो जाएगा × 100। बताओ यहाँ पे कोई डाउट है क्या, यहाँ पे कोई डाउट है,
ये कितना आ जाएगा, नीचे 75 हो गया, 40% आ जाएगा ये 40%। राइट, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया कह रहा है, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लिखूंगी और टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे आ जाएंगे। तो भाई यूरिया के नंबर ऑफ मोल्स, यूरिया का मुझे मास पता है दैट इज 30 और इसका मोलर मास पता है दैट इज 60, ठीक है। और साथ में इसके वाटर, वाटर का आपको मास पता है, गिवन है क्वेश्चन में, यस गिवन है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है 45 दे रखा है, मोलर मास कितना है 18 है। इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो ये आ गया 1/2, ये भी 1/2 हो गया, और ये 45 और 18 का क्या होएगा 45 और 18, 18, 9 2 जा 18 हो गया और 9 5 जा 45, 5/2, ये कहानी आई। तो ये आ गया आपका सॉल्व करके 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 5/2, 2 एलसीएम हो गया, ये हो गया 6 6/2 है ना। तो ये आ जाएगा आपका 1/2 डिवाइडेड बाई 6/2, तो 2 से 2 तो कट ही गया यार, 1/6 आ गया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया क्या आ गया 1/6 आ गया, चाहे तो निकाल लें, मैंने फ्रैक्शन में ही रख दिया। अब मुझे अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना है तो दोबारा से इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, 1 - 1/6 कर दोगे, है ना, 5/6 आंसर आ जाएगा, 5/6 आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरह से हम क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ी है, एक बार मैं फटाफट बेटा आपको रिवाइज करा देती हूँ चलते चलते। देखिए कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ी हैं आपने, दो ग्रुप में डिवाइड की हैं, एक आपका ग्रुप ए है, एक आपका ग्रुप बी है। ग्रुप ए में आपने मास की बात की है और ग्रुप बी में आपने वॉल्यूम की बात की है। तो मास वाले में पहला था %W/W, सेकंड था आपका मोल फ्रैक्शन, थर्ड था आपका मोलैलिटी, ठीक है। यहाँ वॉल्यूम में आपका था V/V, इसको भी चलो नंबर दे देते हैं, W/V, आपका था मोलैरिटी, आपका था नॉर्मैलिटी, मोलैलिटी और फॉर्मैलिटी तो एक ही चीज है नॉर्मैलिटी। अच्छा यहाँ पर एक रह गया ppm, राइट। दीज ऑल आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, सारी की सारी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर चेंज करने पे ये प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगी, एंड दीज आर टेम्परेचर डिपेंडेंट, राइट। और साथ में दो फॉर्मूले और पढ़े, डाइल्यूशन फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, डाइल्यूशन फॉर्मूला और मिक्सचर फॉर्मूला। तो इस तरह से हमने सॉल्यूशन की सारी कंसंट्रेशन टर्म्स रिवाइज करी। आप इससे रिलेटेड बेटा सारे क्वेश्चन ट्राई करके देखिए, कोई भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके जो भी आपके डाउट है उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। तब तक पढ़ते रहिए ऐसे ही और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।